वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होती है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं और इन सूक्ष्म जीवों को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो हमने पढ़ा था कि इन जीवों को हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड किया था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को उनकी कोशिकीय संरचना के आधार पर अलग अलग डिवाइड करके हमने बताया था कि इनमें ये ऑर्गेनेल्स होते हैं या कोशिकांग होते हैं, इनमें ये ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग होते हैं। तो हमने उनके बेसिक डिफरेंसेस पे बात की थी कि प्रोकैरियोट्स में कैसी कोशिकीय संरचनाएं होती है, कैसा उनका लाइफ साइकिल होता है, या उनमें जो पोषण की विधियां हैं वो किस प्रकार की होती है, उनमें विभाजन कैसे होते हैं। और ये तो बात हुई उनके सामान्य लक्षणों की। अब हम यूनिट को आगे बढ़ाते हैं तो हम बात करेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सजीवों को अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया था। तो तीन जगत प्रणाली मीन्स जीवों को तीन जगत में बांटने वाले थे E.H. हैक्ल, या तीन जगत प्रणाली के प्रतिपादन करता थे हैक्ल। इन्होंने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीवों को तीन जगत या किंगडम में डिवाइड किया था। तो इन्होंने जो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको तीन किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्ट। मीन्स इसमें आएंगे, प्लांटी में आएंगे प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गी वगैरह या जीव, इसमें आएंगे एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स और यूकैरियोट्स, और इसमें आएंगे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी आदि। फिर इनके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने दी पांच जगत प्रणाली। इस पांच जगत प्रणाली का प्रतिपादन किया था R.H. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या हम बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों को पांच भागों में या पांच किंगडम में डिवाइड किया था। तो इन्होंने मोनेरा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 जगत या किंगडम में कंप्लीट जो सजीव होते हैं उनको डिवाइड किया। तो मोनेरा इन जो 5 जगत में इन्होंने बांटा, तो इसका आधार क्या था? 5 जगत प्रणाली देने का आधार ये था कि इन्होंने क्या किया, कोशिकीय संरचना जो R.H. व्हिटेकर थे, इन्होंने 5 जगत प्रणाली का आधार क्या रखा या किस बेस पे 5 जगत में इन जीवों को डिवाइड किया, वो था इनकी सेल्युलर स्ट्रक्चर या इनकी कोशिकीय संरचना या कोशिकीय संगठन, पोषण विधियाँ और अंतर्ग्रहण। इसके आधार पे इन्होंने 5 जगत में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम मोनेरा की बात करते हैं। तो इनमें अंतर्ग्रहण मीन्स जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको अंदर लेने की क्षमता नहीं होती है, तो इनमें अंतर्ग्रहण नहीं होता है, जिसे इनगेशन भी बोलते हैं। इनमें अंतर्ग्रहण एब्सेंट होता है और इसमें आते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एट्सेट्रा। देन आता है प्रोटिस्टा। इसमें उन यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट को रखा है जिनमें अंतर्ग्रहण भी होता है एंड प्रकाश संश्लेषण जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा जिनमें अंतर्ग्रहण की क्षमता पाई जाती है और वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो उन जीवों को इन्होंने रखा प्रोटिस्टा में। फिर आते हैं फंजाई। तो फंजाई मैंने पहले बताया था कि ये धागे नुमा संरचनाएं होती है। ये धागे नुमा संरचनाएं कवक जाल कहलाती है और इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, या हम यूँ बोल सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रूट, शूट और स्टेम में, या मैं बोलूँ जड़, तना, पत्ती, इनमें विभेदित नहीं होती है। तो कंप्लीटली बोले तो एक तो इसमें हरित लवक एब्सेंट होता है और इसकी जो संरचना होती है तो उसकी संरचना को हम बांट नहीं सकते कि ये इसमें रूट है कि शूट है, या मैं यूँ बोलूँ कि ये पत्ती है कि जड़ है कि तना है, ये इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आता है प्लांटी। तो इसके अंदर उनको रखा गया है जो यूकैरियोटिक होते हैं और इसके साथ ही इनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। मीन्स प्लांटी में प्लांट्स को रखा है या उन एल्गीज को या हायर प्लांट्स को रखा गया है जिनमें क्लोरोफिल होता है। मीन्स उनमें पाया जाएगा हरित लवक भी होगा। हरित लवक होने के साथ साथ उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस भी होती है और ये यूकैरियोट्स होते हैं। उसके साथ ही मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं या होते हैं। दोबारा से बोलेंगे, प्लांटी में उन वर्गों को रखा या उन जीवों को रखा जो एक तो होते हैं यूकैरियोटिक।
यूकेरियोटिक होने के साथ साथ ये बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होने के साथ साथ इनमें क्लोरोफिल, हरित लवक उपस्थित होता है, जिसकी सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मीन्स ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो इनमें आएंगे हायर प्लांट्स एंड एल्गीज। देन आता है एनिमेलिया किंगडम। इसके अंदर यूकेरियोट्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे कि मैं बोल दूँ, कशेरुक व अकशेरुक जीवों को रखा गया है। तो जो लास्ट किंगडम है उसमें रखा गया है यूकेरियोट्स को, जिनमें आते हैं वर्टिब्रेट्स एंड कशेरुक व अकशेरुकी प्राणियों को इस वर्ग में रखा गया है। इस तरह आपकी 5 जगत प्रणाली खत्म होती है। तो हम अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पे हिस्ट्री भी माइक्रोबायोलॉजी की ही होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कहते हैं, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। ये सूक्ष्म जीव यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। इसके बेस पे इन्हें 2 भागों में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड किया था। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं? तो अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा जो कांच होता है उस कांच को घिसकर इन्होंने बनाए लेंस, और उससे बनाया इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जिज्ञासा रहती थी हमेशा कुछ नया करने की। ये बेसिकली कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे या इनका इस ब्रांच से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इन्होंने जिज्ञासा में क्या किया, कांच को घिसकर उनसे लेंस बनाए और उससे इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। जब ये सरल सूक्ष्मदर्शी बनी तो इन्होंने नदी के पानी या लार से, जो मुंह में लार आती है उससे, तो नदी के पानी, लार से और दांतों के बीच जो पील होती है या जिसे खुरचन बोलते हैं, इनसे और सिरका से सैंपल लिए और उन सैंपल को इस माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया और देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल जैसी। तो इन स्ट्रक्चर्स को या इन जीवों को जो इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी में उन सैंपल से देखा था, उन्हें नाम दिया एनिमलक्यूल। दोबारा से समझेंगे, इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने कांच को घिसकर इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी या सरल माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में इन्होंने नाले के पानी से या नदी के पानी से, अपने दांतों की खुरचन से, लार से और विनेगर या सिरका से सैंपल लिए और इनको इस
माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया तो इन्होंने देखा कि कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं या कुछ जीव पाए जाते हैं। इन जीवों या इन संरचनाओं को इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। अब आपके है नया टॉपिक, एनिमलक्यूल नाम दिया। फिर आती है उत्पत्ति कैसे हुई, मीन्स इन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिए, जिनमें से प्रमुख है तो दो मत आए, एक तो स्पॉन्टेनियस या अबायोजेनेसिस थ्योरी, सेकंड आए बायोजेनेसिस थ्योरी। तो जो अजीवात जनन सिद्धांत है, इसके अनुसार क्या देखने को मिला कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो निर्जीव पदार्थों से होती है, मीन्स इनमें पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इसे अबायोजेनेसिस कहते हैं। तो अबायोजेनेसिस या अजीवात जनन, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से हुई है, इसलिए इसे अबायोजेनेसिस भी कहते हैं। फिर इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस मत का समर्थन नहीं किया। उन्होंने बोला कि जीवों की उत्पत्ति जीवों द्वारा होती है या माता पिता द्वारा होती है। तो जो दूसरे साइंटिस्ट आया, उन्होंने इस मत का समर्थन नहीं किया, आलोचना की। उन्होंने बोला कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो स्वतः ही नहीं होती, बल्कि उनके पेरेंट्स से होती है या सजीव जीवों द्वारा ही जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे बायोजेनेसिस या जीवात जनन कहते हैं। इसके लिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो जीवात जनन सिद्धांत दिया था लुईस पास्चर ने। उसने क्या किया कि जो फ्लैश या मांस होता है उसको एक बेल जार में रखा जो हंस की गर्दन की शेप में था या एस शेप में था। तो उन्होंने देखा कि उसमें से वायु सीधी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि वो घूमी हुई होती है, तो वायु सीधी प्रवेश नहीं करेगी, तो जीव उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, तो वह जो मांस था वो सड़ता नहीं है। लेकिन इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जो नॉर्मल बेल जार में किया। तो उन्होंने एग्जामिन किया कि जो मांस होता है वो उस जो सीधी नली वाला बीकर था या बेल जार था उसके अंदर वो सड़ जाता है और उसमें कीटाणु बन जाते हैं या जीव बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो जीवों से ही होती है। इसके बाद में आपके टॉपिक आता है बैक्टीरिया। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनकी साइज़ मैंने बताई थी आपको। इनकी सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ये -190 डिग्री से 78 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं।
ये अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। इनकी सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी हुई होती है, जो प्लांट सेल से डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इन पे कशाभिकाएँ उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सब सर्वाधिक तापमान पर भी रह सकती है और सबसे कम तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। ये हर प्रकार के वातावरण में रहते हैं, या इन्हें हम बोल सकते हैं ओमनीप्रेजेंट, मीन्स ये सर्वव्यापी होते हैं, कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। इनमें जनन जो विधियाँ होती है वो लैंगिक व अलैंगिक हो सकती है, जैसे कि पराक्रमण, संयुग्मन आदि। इनमें मीजोसोम नामक संरचनाएं पाई जाती है जो श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं जो सर्कुलर होते हैं, ये प्लाज्मिड जनन में सहायक होते हैं। इनमें फ्लैजिला पाई जाती है, ये फ्लैजिला यूकैरियोट से डिफरेंट होती है और ये फ्लैजिला भी गमन में सहायक होती है। इसके अलावा कई बार इन पे श्लेष्मीय आवरण पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो ह्यूमन या एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मनुष्य एवं पादपों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में हम, ये तो हो गया इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर पे। तो इसकी साइज, तो मैंने पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि इनकी साइज होती है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। तो ये जो साइज होती है ये होती है इनकी चौड़ाई, और 2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होती है इनकी लंबाई। इस तरह इनका साइज़ होता है, और ये साइज़ स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वरी कर सकता है। मीन्स ये साइज भी जाति विशिष्ट होता है, किन्हीं में ज़्यादा होता है, किन्हीं में कम होता है। देन हम बात करेंगे इसकी शेप एंड फॉर्म। तो जो बैक्टीरिया की शेप होती है वो मुख्यतः डिवाइड होती है बैक्टीरिया की शेप को या फॉर्म को जनरली 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्फेरिकल या गोलाकार, सेकंड है रॉड शेप या छड़ाकार, थर्ड है स्पाइरल या सर्पिलाकार। जो इनके भी सब टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। थैंक यू।